नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो जुलाई 2023 में हुए हैं, टोटल 39 सेट में। इसमें पूछे गए ऐसे जीके जीएस के सवाल जो एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस है, यानी यहाँ पर विविध जो मिसलेनियस क्वेश्चन है। आउट ऑफ सिलेबस तो जीके जीएस में कुछ होता ही नहीं है, सारा कुछ एसएससी के जो सिलेबस में है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। लेकिन इसके बावजूद ऐसे कुछ सवाल हैं, इन सब्जेक्ट में वर्गीकृत अपन नहीं कर सकते हैं, यानी भिन्न प्रकार के सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं। टोटल 32 क्वेश्चंस जो सीजीएल के लगभग प्रत्येक शिफ्ट में एक दो सवाल यहाँ से पूछे गए थे, और ये सभी क्वेश्चंस अपन एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में जानने वाले हैं, विविध प्रश्नोत्तर, ताकि आने वाले 2024 के एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो रहने वाला है। इस टाइप से आपको कंटिन्यू एसएससी ओरिएंटेड जीके के सवाल का कंटेंट मिलता रहेगा सबसे हटकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1। कौन सी भाषा तिब्बती ब्रह्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये सवाल आपके पूछा गया है, वन लाइनर में अपन आंसर करने वाले हैं। सभी सवाल 14 से 27 जुलाई 2023 को जो सीजीएल का टियर 1 का एग्जाम हुआ है, उन्हीं के सवाल यहाँ पर आपके समक्ष हैं, वो रख रहा हूँ। पहला सवाल, कौन सी भाषा तिब्बती ब्रह्मी भाषा परिवार से संबंधित है? जिसमें सही विकल्प था आपके त्रिपुरी भाषा है। क्या? त्रिपुरी। अब तिब्बती ब्रह्मी भाषा परिवार से जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। इसको डिटेल में जाने उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप बताओ मॉक टेस्ट आप कहाँ से देते हो। यदि आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल अदा करता है, और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से जो कैंडिडेट अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करते हो, एक्यूरेसी बढ़ाते हो, अपनी कहाँ कहाँ कमियाँ रह रही हैं उनको सुधार करते हुए आप आगे बढ़ते हो, तो 50% तैयारी आपके इस टाइप से प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से होती है, और 50% आप सिलेबस और रिविजन से कंप्लीट करते हो। तो यहाँ से अभी ऑफर चल रहा है, टीडीजे के कूपन कोड यूज़ करते हुए टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो एज ए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और उन पर आधारित सारे टेस्ट रहने ही वाले हैं। और 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक बार आपने पास प्रो ले लिया ना, एक साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आएगा, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, रेलवे को, आपका स्टेट लेवल का जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सभी यहाँ पर 800 इंडिया के एग्जाम कवर हैं। तो एक पास ले लो, एक साल में जो भी एग्जाम आए सारी झंझट खत्म है। प्रीवियस ईयर के पेपर सहित जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए, ऑफलाइन एग्जाम हुए, सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस उन पर आधारित यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। न्यू कैंडिडेट जो अब तक नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिमिटेड टाइम के लिए डील है, टीडीजे के कूपन कोड यूज़ करते हुए आज ही ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, जो भाषा परिवार हैं, बहुत से सवाल यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप में से काफ़ी कम कैंडिडेट हैं जो इस भाषा परिवार का थोड़ा डिटेल में जानते हैं, इनसे संबंधित जो फैक्ट है। अब आपको बता दूं, त्रिपुरा में भाषा है ना, उसका नाम है कॉक बोरोक। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इससे पहले भी एक एग्जाम में आ चुका है। कॉक बोरोक, जिसे त्रिपुरी या फिर टिप्रा कोका के नाम से भी जाना जाता है, ये त्रिपुरा की भाषा है कॉक बोरोक, और ये त्रिपुरी समुदाय की मूल भाषा है। ये चीन तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। त्रिपुरी, चीन तिब्बती भाषा परिवार, तिब्बती ब्रह्मी भाषा परिवार आप कह सकते हो। अब यहाँ पर भाषा परिवार की बात हो रही है, तो भारत में प्रमुख रूप से 5 भाषा परिवार हैं। उसमें हिंद आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, और अंडमानी भाषा परिवार। जो सबसे छोटा भाषा परिवार है वो अंडमानी भाषा परिवार है। जनसंख्या की दृष्टि से जो नंबर ऑफ पीपल उस भाषा को बोलते हैं, भाषा परिवार की भाषा को बोलते हैं, और सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो यहाँ पर आपके हो जाएगा हिंद आर्य भाषा परिवार। अब देखिए, हिंद आर्य भाषा परिवार से पहले आपको जानना आवश्यक है, हिंद आर्य कहो, इंडो आर्यन कहो, भारत यूरोपीय भाषा परिवार। जो भारोपीय भाषा परिवार है ना, इसकी एक उपशाखा में कहूँगा हिंद आर्य भाषा परिवार है। तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जैसे अंग्रेजी भाषा भारोपीय में आती है, यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार, रूसी भाषा भारत यूरोपीय भारोपीय कहेंगे, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये सभी भारोपीय भाषा परिवार से आने वाली भाषाएं हैं, और विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग यानी 45% लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं। संस्कृत, ग्रीक, लातिनी, ये सभी शास्त्रीय भाषा भी इसी भारोपीय भाषा परिवार से आती है। जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है ना, ये इसी की उपशाखा है भारोपीय की, और संस्कृत यहाँ पर इंडो आर्यन आप कह सकते हो, इस भाषा परिवार की भाषा है। इंडो आर्यन लैंग्वेज
संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है और इसकी उपशाखा इंडो आर्यन के अंतर्गत ही आती है। भारोपीय भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, रूसी, जर्मनी, पुर्तगाली, इतालवी, ये सभी भारोपीय भाषा परिवार है। और यहाँ पर हिंद आर्य भाषा परिवार जो इसी की एक उपशाखा है, संस्कृत और उत्तर भारत में बोली जाने वाली जितनी भी अन्य लैंग्वेज हैं वो हिंद आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप इंग्लिश में इंडो आर्यन भी कह सकते हो, इंडो आर्यन। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसी हिंद आर्य में हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, मराठी भी आती है, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, जितनी भी उत्तरी भारत की भाषा है, पंजाबी, उड़िया, इसके अतिरिक्त उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी, ये सभी हिंद आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब सेकंड यहाँ पर बात करें द्रविड़ भाषा परिवार। हिंद आर्य में ये मैक्सिमम उत्तरी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, बाकी आप देख सकते हो भोजपुरी वगैरह सारी इंक्लूड है। द्रविड़ में नाम से स्पष्ट है दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं आती हैं, जिसके अंतर्गत तमिल, कन्नड़, मलयालम, सबसे बड़ी तमिल है, उसके बाद कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। और हिंद आर्य के बाद दूसरी ये सबसे बड़ी भाषाई परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा बात करें अपन ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये सभी भाषा परिवार हैं, ये भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनसे संबंधित है। नाम ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की है, एशिया की नहीं, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है। इनमें ये जो भाषा परिवार है पूरा, इस परिवार में काफ़ी भाषाएं आती है। तो भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से कौन सी भाषाएं आती है? तो इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा, ऑस्ट्रो एशियाटिक की सबसे बड़ी भाषा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो संथाली है। संथाली को संताली भी बोलते हैं। ये जो संथाली भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो ये असम, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा, बंगाल, इस साइड में संताल जनजाति की भाषा है। असम, झारखंड, ओडिशा की संताल जनजाति की भाषा है। अब जो ऑस्ट्रो एशियाटिक में संताली के अंतर्गत और कौन सी आती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक में संथाली के अतिरिक्त और आती है मुंडारी, भूमिज, संथाली तो है ये, खड़िया, सावरा, हो, वो भी भाषा है। तो ये सभी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के हैं, हो, मुंडारी, भूमिज, संथाली, खड़िया, सावरा। और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन चीनी तिब्बती भाषा परिवार की बात करें तो यहाँ पर 7 सिस्टर वाले जो राज्य हैं, 7 राज्य जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इन 7 राज्यों में विशेषकर ये जो भाषाएं हैं नागा, मिजो, महार, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, तिब्बती, लद्दाखी, लेव्या, आओ, ये सभी जितनी भी भाषाएं लैंग्वेजेस दिख रही है ना, ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार की हैं, जो कि उत्तरी पूर्वी राज्यों की भाषाएं हैं, चीनी तिब्बती। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां भाषा परिवार है अंडमानी भाषा परिवार। अब अंडमानी भाषा परिवार, इसकी खोज भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने की थी। ये सबसे छोटा भाषाई परिवार है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा आदि, ओंगे, जारवा अंडमानी भाषा परिवार की भाषा है। तो ये भाषा परिवार से संबंधित मैक्सिमम फैक्ट यहाँ से आपके कवर हो गए हैं। आने वाले एग्जाम से सवाल बनता है तो इनमें से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक थोड़ा हटकर सवाल पूछा गया है, ये आपके एक तरीके से इंजीनियरिंग वाला सवाल है। तनाव के बाद की उपयुक्तता के लिए अच्छी होती है। पूछा है कि पोस्ट टेंशनिंग, ये जो सूटेबल रहता है ना, पोस्ट टेंशनिंग, ये जो बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, तो उसमें ये टर्म काम में आती है, पोस्ट टेंशनिंग। टेंशन का मतलब होता है, टेंशनिंग का मतलब होता है तनाव, तनाव का मतलब होता है खींचाव, है खींचना, खींचाव, तनाव, स्ट्रेच, टेंशनिंग। यहाँ पर पोस्ट टेंशनिंग एक होती है आपकी प्री टेंशनिंग। तो आपको पूछा जो पोस्ट टेंशनिंग की जाती है वो कहाँ तक उपयुक्त है, सूटेबल है? तो लॉन्ग स्पैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लॉन्ग स्पैन है, लंबी दूरी की कोई चीज़ बनानी है, मैं आपको बता दूं, आप नाम सुना होगा आरसीसी, आप अपने घरों में आरसीसी कराते हो, जो छत है वो आरसीसी की यहाँ पर रहती है। इसमें क्या होता है, एक रेंफोर्स्ड सरिया है, सीमेंट है, कंक्रीट है, इन सब से मिलकर ये जो आरसीसी में विशेषकर कंक्रीट की भूमिका रहती है। यानी कंक्रीट का मतलब जो सीमेंट है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, पानी है, इसके अतिरिक्त जो सैंड है, इन सभी को मिलाकर जो एक स्लैब बनाया जाता है, इस टाइप से आप देख सकते हो, ये पूरा सीमेंट का आपके पूरे छोटे छोटे पत्थर है, सैंड मिला के एक जो स्लैब बनाते हैं ना, बीम बनाते हैं, ये जितना इसकी लंबाई आप बढ़ाएंगे ना, ये बीच में से दरार आ जाएगी। तो इसकी लंबाई को मजबूती प्रदान करने के लिए जितना भी इसे हॉरिजेंटल रूप से आप लंबा करो, बीच में दरार नहीं आए, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं इसमें स्टील का जो सरिया होता है ना,
जिसे आप स्ट्रैंड्स बोल सकते हो, स्ट्रैंड्स, सरिया, केबल, ये इनके बीच में आपको पता है जो आरसीसी करते हैं उसमें सरिया होता है, तो ये सरिया इसको मजबूती देता है ताकि इनके मध्य दरार न आए। तो सरिया भी दो तरीके से यहाँ पर एंटर किया जाता है। एक तो प्री यानी पहले एक इसमें कास्टिंग की जाती है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, और उसके बाद टेंशनिंग की जाती है। कास्टिंग के बाद यदि टेंशनिंग करें तो वो आपकी हो जाएगा पोस्ट टेंशनिंग, और टेंशनिंग पहले करें कास्टिंग बाद में करें तो वो हो जाएगा प्री टेंशनिंग। कास्टिंग का मतलब ये हुआ जो आप मटेरियल भर रहे हो, फील कर रहे हो कंक्रीट से, ठीक है, कंक्रीट से जो आप मटेरियल भर रहे हो, तो पहले आपने क्या किया, टेंशनिंग कर दी, इसके अंदर वो सरिया डाल दिया इस प्रकार ताकि इसकी मजबूती बना रहे। उसके बाद इसके अंदर आपने कंक्रीट भर के मजबूत कर दिया, फिक्स कर दिया। तो पहले आपने ये सरिया डाला है, यानी पहले आपने टेंशनिंग की है। जैसे कि ये एकदम सीधा है बीम, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूँ तो ये यहाँ पर तनाव आएगा ना, ये खींचेगा तो यहाँ पर खींचने पर दरार आ जाएगी, ऊपर तो कंप्रेस हो जाएगा। ये तो क्या है, एक जगह इकट्ठा होगा, कंप्रेस होगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर टेंशनिंग यहाँ पर नीचे जरूरी है, तनाव यहाँ पर आएगा, खींचाव यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पर खींचाव के लिए, इस खींचाव को कंट्रोल करने के लिए इसकी इस प्रकार से टेंशनिंग की जाती है, जो बीच में एक तरीके से ये स्टील वगैरह का सरिया डाल दिया जाता है। और ये सरिया यदि बाद में डालें, पहले ये कास्टिंग कर दें, इसके अंदर मटेरियल है वो भर दें, उसके बाद यदि ये सरिया की पहले जगह छोड़ दी जाती है, उसके अंदर प्लास्टिक का इस प्रकार से थोड़ा बहुत छोटी नली या पाइप डाल दिया जाता है, उसके अंदर सरिया डाला जाता है, और बाद में ये ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी स्लैब को एक जगह लाना मुश्किल होता है, तो ये बाद में यहीं पर इसी साइट पर इसको बनाया जाता है और बाद में टेंशनिंग की जाती है ताकि लॉन्ग स्पैन, यदि लंबा आपको कोई ब्रिज वगैरह बनाना है वो सूटेबल हो सके। बाद में सरिया डाल के इसको यहाँ पर सरिया डालेंगे और इस प्रकार बेंड कर देंगे, टेंशनिंग है ताकि नीचे का तनाव है वो झेल सकें। तो ये थोड़ा अलग से सवाल पूछा गया, तो लॉन्ग स्पैन के लिए ये टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, बाद में जो सरिया डाला जाता है वो एक तरीके से सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल, बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? तो यहाँ पर नागरहोल और बांदीपुर, ये जो राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, दोनों ही नागरहोल और बांदीपुर, इसमें घरेलू मवेशियों जैसा दिखने वाला एक तरीके से उनका जंगली रिश्तेदार कौन है? मवेशी का मतलब मैं कह सकता हूँ गाय है। घरेलू मवेशी क्या होती है? गाय, बैल है, भैंस है, ये सभी घरेलू मवेशी है, कैटल है। तो इनके जैसा दिखने वाला ये गोर है। कौन है? गोर है उनका निकटतम जंगली रिश्तेदार, जो नागरहोल और बांदीपुर में ये संरक्षित हैं। गोर, ये आप देख सकते हो, गोर इस टाइप से दिखता है, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान मैसूर कर्नाटक में है, और यहाँ पर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर, गौर, भारतीय हाथी, भारतीय तेंदुआ, चीतल और सांबर हिरण की आबादी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, मैसूर ऊटी राजमार्ग पर, ऊटी राजमार्ग है, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो ये गौर हैं, यहाँ पर संरक्षित है नागरहोल और बांदीपुर में। घरेलू मवेशियों का एक तरीके से निकटतम ये रिश्तेदार है गौर, तो यहाँ पर गौर आंसर करेक्ट है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये सवाल भी अलग हट के पूछा गया है। प्रत्येक देश का आपको राष्ट्रीय फल एक तरीके से पता होना चाहिए। बांग्लादेश का जितने भी देश हैं उनकी राष्ट्रीय भाषाएं कौन सी, तो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो विशेषकर पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय बांग्लादेश है, जो भारत की पड़ोसी है, नेबरिंग कंट्री है, उनका तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है वो जैक फ्रूट है, जिसे आप कटहल बोलते हो। क्या है? जैक फ्रूट बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त श्रीलंका का भी राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट है। ये नेशनल ट्री भी है श्रीलंका का, जैक फ्रूट। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है जैक फ्रूट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल, जैक फ्रूट। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, मैंगो है, जो गर्मियों के सीजन में होता है अभी। पाकिस्तान में भी आम राष्ट्रीय फ्रूट हैं, जो गर्मियों में पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट आम, और सर्दियों में है वो गोवा यानी अमरूद है। चीन का राष्ट्रीय फ्रूट क्या है? फ्यूजी कीवी फ्रूट है। चाइना का राष्ट्रीय फ्रूट है फ्यूजी कीवी फ्रूट है चाइना का। यूके का यानी इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का जो राष्ट्रीय फल है वो है रास्पबेरी। क्या है? रेस्पबेरी है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फल रेस्पबेरी। यूएस का, अमेरिका का राष्ट्रीय फल ब्लूबेरी। तो ब्लूबेरी अमेरिका का, यूके का रेस्पबेरी और यूएस का ब्लूबेरी। सिंगापुर का है पपीता, पपैया है, पपीता है सिंगापुर का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगापुर का पपैया। मैक्सिको का एवोकाडो, एवोकाडो भी एक फ्रूट है जो मैक्सिको का है, एवोकाडो। नेपाल का है गोल्डन हिमालयन बेरी, जिसे वहाँ पर एसेलू भी कहते हैं। तो नेपाल का राष्ट्रीय फल गोल्डन हिमालयन
बेरी। अफगानिस्तान का अनार है जो पोमीग्रेनेट अनार है अफगानिस्तान का। ब्राजील का कपुआशू, ब्राजील का एक राष्ट्रीय फल है जिसका नाम है कपुआशू। क्या है? कपुआशू। अफगानिस्तान का अनार, अनार। फ्रांस का नाशपाती, पियो, फ्रांस का राष्ट्रफल नाशपाती। ऑस्ट्रेलिया का है राइबरी। कनाडा का है, यहाँ पर एक एप्पल है, मैकलंत एप्पल है कनाडा का। तो ये सभी प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फल आपके कंप्लीट। यहाँ पर नेक्स्ट आपका सवाल है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारत की प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन, वो उनकी लोकेशन एक तरीके से कहाँ पर है? उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली में है। अब आपको पूछ लें ICAR का पहले नाम क्या था? जो ICAR है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसका पहले नाम था पूसा संस्थान। क्या था? पूसा संस्थान था। पूसा संस्थान यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये मूल रूप से पूसा एक जो अमेरिकी समाज सेवक हेनरी फिप्स द्वारा 30,000 पाउंड्स के सहयोग से 1905 में पूसा संस्थान की शुरुआत हुई। पूसा संस्थान नाम इस तथ्य से लिया गया कि इस संस्थान मूल रूप से 1911 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में बिहार की पूसा एक जो लोक जगह है वहाँ पर ये संस्थान थी, बिहार में ये जगह है। 1911 में इसको इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। तो पूसा जगह थी, तो फिर 1919 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। और 1934 में पूसा में एक बड़े भूकंप के बाद इसे 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका सवाल है, आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदा, ये सभी पश्चिम बंगाल में लोकेशन है। आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदा, ये जो मंडल हैं यहाँ पर भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदा, ये कोलकाता में एक तरीके से पूर्वी रेलवे है ना, जहाँ जिसका हेडक्वार्टर ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है। तो ये पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आने वाले मंडल हैं आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदा। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 7 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, तो इनको आपको जोड़ना है। तो श्रीलंका का सभी को पता है सिंहली भाषा है श्रीलंका की, म्यांमार की है ब्रमी, भूटान की है जोंगखा। तो भूटान की याद रखना, बाकी बर्मी म्यांमार के आपको पता था, श्रीलंका सिंहली, तो भूटान ऑटोमेटिकली जोंगखा हो जाएगा। तो ये एक इजी सवाल था। तो प्रमुख देशों की यहाँ पर अपन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। 1900, अब देखिए अफगानिस्तान की बात करें तो 1964 के अफगानिस्तान के संविधान द्वारा स्थापित आधिकारिक भाषाएं हैं, वो हैं दारी और पश्तो। अफगानिस्तान की दारी और पश्तो, अनार जिसका राष्ट्रीय फल है, दारी पश्तो यहाँ पर आधिकारिक भाषा है। अफगानिस्तान में फारसी भाषा का आधिकारिक नाम दरी है, इसे आमतौर पर अफगानी फारसी के नाम से भी जानते हैं। तो दारी भाषा अफगानिस्तान की है, जो एक फारसी भाषा का आधिकारिक नाम है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू, बांग्लादेश की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा आधुनिक मानक बंगाली है। चीन की है वो मैंडरिन है, जिसे पुतोंगुआ भी कहा जाता है, मैंडरिन चाइना की है। नेक्स्ट यहाँ पर नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। अब नेपाली भाषा को अन्य दोस्तों खासकुरा और गोरखाली भी कहते हैं। तो खासकुर खास भाषा ये नेपाली है, खासकुरा गोरखाली। फिलीपींस की ये टैगालॉग, प्रीवियस एग्जाम में एक आया हुआ सवाल है, फिलीपींस की ऑफिशियल लैंग्वेज है, थोड़ा अलग था तो यहाँ पर इंक्लूड किया टैगालॉग। तो यहाँ पर टैगालॉग फिलीपींस की है। भूटान की जो ऊपर दे रखा है जोंगखा, जोंगखा ये भूटान की है। भूटान की कौन सी है? जोंगखा, यहाँ पर डी साइलेंट, जोंगखा है भूटान की। म्यांमार की बर्मीज है। श्रीलंका की सिंहिला है या तमिल है। मालदीव की, ये भी इंपॉर्टेंट है, मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है धीवेही। क्या है? धीवेई। तो धीवेई है वो मालदीव की है, मालदीव की धीवेई। नेक्स्ट, खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण, ये आपके साई की बात हो रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। साई की स्थापना कब हुई? साई की स्थापना 1984 में हुई थी, 25 जनवरी 1984 को। साई 84, 1984 साई की स्थापना। साई का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है, 1984 को स्थापित है। IADP इसका फुल फॉर्म पूछा है, जो एक योजना है, प्रोग्राम है, इंसेंटिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सेम सवाल है, हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ है TCS के द्वारा कि ये जो IADP प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1960 में हुई थी। ये गहन कृषि जिला कार्यक्रम है दोस्तों, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता के मद्देनजर पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक हैं
अहिंसा के विचार से जो प्रेरित थे वो महात्मा गांधी जी के जो अहिंसा के विचार थे उनसे काफ़ी ये प्रेरित थे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और महात्मा गांधी। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली, जो बात हो रही है आपके पश्चिमी हिमालय में, तो वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम नाम है पश्चिमी हिमालय में उसका नाम है गुल। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का मैं फैक्ट बताऊँ क्लास 10th का कि जल संग्रहण भारत में एक बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में जल संग्रहण के जो अलग अलग पद्धति हैं उनमें से एक नाम है खादिन। खादिन राजस्थान में जल संग्रहण सिस्टम है। बड़े पात्र एवं नाड़ी, खादिन के अतिरिक्त नाडी, यहाँ पर नाडी हैं, बड़े पात्र हैं। और महाराष्ट्र में, ये राजस्थान में जल कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, तो यहाँ पर खादिन में किया जाता है, नाड़ी में किया जाते हैं। बाकी राजस्थान में टांके भी बने हैं रेगिस्तान में, वहाँ पर भी जल संग्रहण किया जाता है। जो बरसात के जल की बात हो रही है, महाराष्ट्र के बंधारस एवं ताल, महाराष्ट्र में जल संग्रहण सिस्टम है उसका नाम है बंधारस एवं ताल। ये एनसीईआरटी के फैक्ट है, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। महाराष्ट्र में बंधारस और ताल। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में इसे बंदिश कहा जाता है। मध्य प्रदेश यूपी में ये बंदिश है। बिहार में अहार तथा पाइन, पाइन और अहार बिहार में, अहार बिहार और पाइन है। ये जल संग्रहण सिस्टम बिहार में है। हिमाचल प्रदेश में है कुल्ह। हिमाचल प्रदेश में क्या है, कूल है तो कुल्ह। हिमाचल प्रदेश कूल है तो कुल्ह। जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, जम्मू का कांदी क्षेत्र में से तालाब कहते हैं। तमिलनाडु में वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिस कहा जाता है जल संग्रहण को। केरल में इसे सुरंगम कहते हैं, तमिलनाडु में एरिस कहते हैं, केरल में सुरंगम तथा कर्नाटक में कट्टा इत्यादि के नाम से जाने जाते हैं ये जल संग्रहण सिस्टम, कर्नाटक कट्टा। अब देखिए जल संग्रहण की बात आती है तो भारत में वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं भारत में वाटरमैन के नाम से। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए 8,600 जोड़ और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया था और राज्य भर में 1000 गांवों में पानी वापस लाया गया था। 2015 में इन्हें स्टॉकहोम पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट अपना सवाल है, किसने ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू देवम मनुष्यानु, ओरू जाति का मतलब है एक जाति, ओरू मातम एक धर्म, ओरू देवम मनुष्यानु एक ईश्वर, यानी मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। मानव जाति के लिए एक ही जाति हो, एक ही धर्म हो, एक ईश्वर हो। इसकी विचारधारा की वकालत की थी दोस्तों श्री नारायण गुरु ने। काफ़ी अच्छी विचारधारा थी, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। और ये श्री नारायण गुरु हैं, ये वर्तमान केरल में एझावा जाति के एक गुरु थे। नेक्स्ट अपना सवाल है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई। भारत में वर्तमान 13 महारत्न कंपनी और उनके स्थापना वर्ष के बारे में बात करते हैं। तो महारत्न कंपनीज है 13 और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपको पूछा है तो ये 1967 में महारत्न कंपनी की स्थापना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ आपको याद करना जरूरी है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की बात करें BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL है 1952 में स्थापित। BPCL 52, भेल 64। भेलपुड़ी आपने कभी खाई है, कितनी 64 भेलपुड़ी खाई है क्या। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है BP आपकी 52 से कम बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी, CL हो जाएगी। गैल इंडिया लिमिटेड, गैल कब हुई थी 84 में, गैल 84, गैल इंडिया लिमिटेड 84। कोल इंडिया लिमिटेड कोल 75। और बाकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL 1974 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल 1954 में, सेल 54। NTPC ये आपकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी नहीं है रेलवे की, ये है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 75 में हुई थी। फिर यहाँ पर REC की बात करें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है 1969 में। पावर फाइनेंस है 1986 में। पावर ग्रिड की हुई है 1989 में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1959 में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC 1956, ONGC 56। ऑयल इंडिया लिमिटेड
ये OIL 1959 में स्थापित हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट 2016 के लागू होने के साथ ही देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या हो गई है 111। और कुल कितने किलोमीटर आपके एक तरीके से नदियों का और नहरों की लंबाई है? नदी और नहर दोनों ही प्रमुख रूप से चलने वाले जल स्रोत हैं। तो नदियों की लंबाई है 5200 किलोमीटर और नहरों की लंबाई है 4000 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त बहुत से स्रोत हैं जहाँ पर नाव चलती हैं, तो टोटल 14,500 किलोमीटर हैं, जिसमें ये राष्ट्रीय जलमार्ग पूरे कवर होते हैं। 14,000 नौगम्य लंबाई 14,500 किलोमीटर है। अब देखिए टोटल 111 नेशनल वाटरवे हैं। इनमें से सवाल अक्सर आ जाता है। अब मैं यहाँ पर एक आपका ऊपर आया है अंतर्देशीय जल मार्ग, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ये 27 अक्टूबर 1986 को स्थापित है, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा उत्तर प्रदेश में। इनके वाटरवे की बात करें, नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, प्रयागराज हल्दिया को जोड़ने वाला, जो कि 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर जाता है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नदी कौन सी? गंगा, भागीरथी और हुगली, इन 3 नदियों से होता हुआ नेशनल वाटरवे 1 पास होता है। गंगा, भागीरथी, हुगली ध्यान रखना, गंगा, भागीरथी और हुगली। और नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल वाटरवे सेकंड की बात करें, सदिया और धुबरी को जोड़ता है। पहला प्रयागराज हल्दिया को कनेक्ट करता है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक चलता है नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। तो PH उसके बाद SD, PhD डिग्री होती है ना एक तरीके से आपका डॉक्टरेट, तो PhD यहाँ से आप कर रहे हो, यानी प्रयागराज से हल्दिया, फिर HSD और यानी यहाँ पर सदिया से धुबरी। तो ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट और सेकंड एक तरीके से कवर, प्रयागराज हल्दिया, सदिया से धुबरी। सदिया से जो धुबरी, ये असम में है जगह, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र रिवर से होता हुआ ये जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला आपके गंगा, भागीरथी और हुगली था, सेकंड यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी से असम में सेकंड वाटरवे। थर्ड कोलम से कोझिकोड केरल 205 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 5 623 किलोमीटर है, ब्राह्मणी नदी पर है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होता हुआ कोलम कोझिकोड। अब यहाँ पर आपने PhD करके यानी के कोलम कोझिकोड करके हो गया ना के, तो नेशनल वाटरवे 3 PhD करके कोलम कोझिकोड केरला को जोड़ता है। और इस टाइप से यहाँ पर नेशनल वाटरवे 5 भी इंपॉर्टेंट है, जो एक नदी, इसमें ब्राह्मणी नदी यहाँ से पूछा जाता है। 5 है तो पूरा आप परमेश्वर हो गए, ब्राह्मण बन गए। नेक्स्ट भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई आपको पूछ लें तो वो है 7,516 किलोमीटर टोटल तटीय सीमा है, जिसमें मेनलैंड है 5422 और टेरिटरीज जो आइलैंड है वो है 2094। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 15, नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल? अब भारत के नागरिक नेपाल में भी रहते हैं, तो उनका कल्याण के लिए एक संगठन काम करता है, भारतीय नागरिक संघ नेपाल जिसका नाम है। नेपाल के भारतीय नागरिक संघ या फिर इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल है। इनकी ब्रांचेज कहाँ पर नहीं हैं? ललितपुर में इसकी कोई शाखा नहीं है। एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है, भारतीय नागरिक संघ नेपाल का उद्देश्य। और ICAN यानी इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल की विभिन्न शहरों में शाखाएं हैं। इनमें से काठमांडू में शाखा है, बीरगंज में शाखा है। नेक्स्ट यहाँ पर बेहरवा, दमक, पोखरा, जैसे पोखरा इसमें है, दमक है, भैरवा है, भैरवा में है, दमक में है, पोखरा में है, बीरगंज में है, काठमांडू में, ललितपुर में इसकी ब्रांच नहीं है। ये भी एक हटकर सवाल पूछा गया है, अलग लेवल का सवाल है। इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल है, मैक्सिमम क्या सभी कैंडिडेट ने लगभग गलत किया होगा। नेक्स्ट अपना सवाल है PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता था? ये एक पुरानी योजना का पूछ दिया। PL 480 ये जो योजना है ये USA की है। USA की इस योजना का क्या उद्देश्य था? तो इस योजना का उद्देश्य जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, उनको अधिशेष कृषि वस्तुएं प्रदान करने के लिए अमेरिका ने ये एक सहायता कार्यक्रम शुरू किया था कि अमेरिका के पास जो सरप्लस में ऐसी कृषि वस्तुएं पड़ी हुई हैं जो ज़्यादा है, कोई काम में नहीं आ रही, तो अन्य विकासशील देशों को वो दे दी जाए, कृषि प्रोडक्ट है वो सभी। तो 1950 के दशक में ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक खाद्य सहायता कार्यक्रम है। इससे जो कृषि से संबंधित लोगों को खाद्य सहायता मिलेगी। इस योजना को शांति के लिए भोजन के रूप में भी जाना जाता है, पीस फॉर फूड।
फूड फॉर पीस, फूड फॉर पीस, शांति के लिए भोजन के लिए जानी जाने वाली योजना PL 480 है, जिसका उद्देश्य जो देश हैं भूख और गरीबी हैं उनसे जूझ रहे हैं, तो उनकी गरीबी और भूखमरी को कम करने के उद्देश्य से अमेरिका ने ये खाद्य सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1950 में की थी, ज़रूरतमंद देशों को जो अधिशेष अमेरिकी वस्तु है, कृषि वस्तु है, उनको दान करके। नेक्स्ट अपना है राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला की बात हो रही है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित है। और भारत में डोप परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 1990 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1990 में। भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत ये डोप है नियंत्रण केंद्र के रूप में। प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण 2002 में किया गया है। डोप परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 1990 में और आधुनिकीकरण 2002 में किया गया है, नई दिल्ली में है। लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के किस शहर में हुआ था? बिल्कुल अलग सवाल। ब्रिटिश भारत के किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ? सभी को पता है, इंदौर में। ब्रिटिश भारत में उस समय इंदौर में 1929 में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ और इनकी डेथ 6 फरवरी 2022 को हुई है मुंबई में। ठीक है। लता मंगेशकर के अन्य नाम है क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, ये सभी नाम लता मंगेशकर के हैं। लता मंगेशकर के अवार्ड में एक सवाल पूछा जाता है कि भारत रत्न लता मंगेशकर को कब दिया गया? 2001 में भारत रत्न दिया गया। 2001 से पहले 2 साल 1999 में सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण, थर्ड यहाँ पर पद्म भूषण 1969 में दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में दिया गया। नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के ये 2006 में दिया गया। नेक्स्ट है कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर बने थे? विश्वनाथन आनंद भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्वनाथन आनंद बने थे वो 1987-88 में बने थे। और विश्वनाथन आनंद के बाद सेकंड जो ग्रैंड मास्टर बने थे ना, उनका नाम है दिव्येंदु बरू। कौन बने थे? दिव्येंदु बरू बने थे 1991 में। दिव्येंदु बरू पश्चिम बंगाल से हैं। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु से हैं। थर्ड कौन बने थे? फर्स्ट विश्वनाथन आनंद 1987 में, सेकंड दिव्येंदु बरू 1991 में, थर्ड दोस्तों परवीन थिप्से, ये बने थे महाराष्ट्र से हैं। 1997 को बने थे परवीन थिप्साई। तो परवीन थिप्साई थर्ड बने थे। अब लेटेस्ट की बात करें, आपको करंट अफेयर्स का पूछ लें कि 85th ग्रैंड मास्टर शतरंज के कौन बने हैं, GM ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, जो लेटेस्ट मई 2024 में बने हैं, तमिलनाडु के P श्याम निखिल। श्याम निखिल कौन? P श्याम निखिल बने हैं 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इससे पहले 84th कौन थी? वैशाली रमेश बाबू, तमिलनाडु 2023 में बने थी। आदित्य सामंत महाराष्ट्र से 2023 में ये 83वें बने थे। नेक्स्ट अपना सवाल है कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? रैक रेलवे जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टीप में ढलान हो तो उस केस में, यानी पहाड़ी इलाके में इस टाइप से चढ़ाई और ढलान आती रहती है और बहुत ज़्यादा स्टीप रहती है, तो सही ट्रैक्शन के लिए, रेल के ट्रैक्शन के लिए बीच में इस टाइप से आप देख सकते हो ये रैक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इस टाइप से ये एक धुरी रहती है, इस रैक पर ये चलती है। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल यही रहती है, ये बीच में रहती है, रेल के बीच में रहती है, बाकी रेल के दोनों साइड में पहिए हैं वो तो रहते ही रहते हैं। तो ये रैक रेलवे 2005 में भारत में एकमात्र रैक रेलवे है वो नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसके बीच में ऐसी रैक हैं। ये 2 पटरी तो है ही है, इसके बीच में ये रैक हैं जो बीच में इस टाइप से एक पहिया चलता है। तो ये 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था निलगिरी माउंटेन रेलवे को, जो कि एक रैक रेलवे है। नेक्स्ट आपका है जानवर और वह क्षेत्र जहाँ वे पाए जाते हैं का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? जैसे कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सही सम्मिलित है। नेक्स्ट यहाँ पर शुतुरमुर्ग की बात करें तो ये सवाना और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लीमर ये मेडगास्कर में पाया जाता है। वन मानुष को औरंगाउटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन मानुष को
तो शुतुरमुर्ग के बाद लीमर, मेडगास्कर, वनमानुस हैं। ये कैरिबियन द्वीप समूह दे रखा है जो कि गलत है। वनमानुस जिसे आप ओरंगउटन भी बोलते हो, ये केवल दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप बोर्नियो और सुमात्रा इनके वर्षा वनों में पाए जाते हैं, न कि कैरिबियन द्वीप समूह नहीं। ये दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह जो कि हैं बोर्नियो और सुमात्रा में, दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप बोर्नियो और सुमात्रा में ही पाए जाते हैं वनमानुस, जिसे आप ओरंगउटन बोलते हो। और ये कैरिबियन द्वीप समूह जो गलत सुमेलित हैं। अब देखिए कंगारू ऑस्ट्रेलिया, लीमर मेडगास्कर, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। लीमर मेडगास्कर में, शुतुरमुर्ग सवाना और रेगिस्तानी क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जानवर की बात कर लेते हैं अपन। बाघ कहाँ पर पाया जाता है? तो बाघ मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में। बर्फीला भालू, पोलर बियर कहाँ पाया जाता है? ये बर्फीला है, पोलर है ना, पोलर पोलर यानी आर्कटिक क्षेत्र में ये पाया जाता है, आर्कटिक सर्किल के आसपास, जैसे कि कनाडा, नॉर्वे, रूस, ग्रीनलैंड। यहाँ पर कंगारू जो आपको दे रखा था ऑस्ट्रेलिया का निवासी है। और हाथी की बात करें तो अफ्रीका और एशिया के विभिन्न पर्यावासों में ये पाए जाते हैं, जैसे कि सवाना, वन और रेगिस्तान में हाथी। पांडा, पांडा विशेष रूप से चीन के मध्यही पर्वतमालाओं में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिचुआन, शांसी और गांसू प्रांतों में पाया जाता है पांडा। ग्रिजली भालू, ग्रिजली बियर, ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ग्रिजली बियर खासकर अलास्का, पश्चिमी कनाडा और उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्यों में। कोआला, कोआला मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का निवासी है, मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी किनारों यूकालिप्ट वनों में पाया जाता है कोआला ऑस्ट्रेलिया। जिराफ है, अफ्रीका में पाया जाता है जिराफ। और इस टाइप से अगला सवाल है, भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी? भारत की फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी है आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी है उसका नाम ही इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और 1969 में इसे स्थापित किया गया था। 2007 में इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मर्ज कर दिया गया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है ना, उसकी अथॉरिटी है NHAI। इसका कार्यारंभ कब, किस वर्ष हुआ था? अब ये एक एक्ट के तहत स्थापित हुआ है, 1988 के अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है, जो कि एक्ट तो 1988 का, लेकिन ये जो स्थापित हुआ, अपना कार्य आरंभ किया वो 1995 में किया, जो कि सही है। 1995 में NHAI का एक तरीके से कार्यारंभ किया गया है, अपने काम की शुरुआत की गई 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात हो रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, जितने भी भारत में नेशनल हाईवेज वगैरह हैं, ये सारा कुछ कंट्रोल है, बनाने का काम है NHAI के पास होता है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 के एक्ट के तहत भारत का जो एक एक्ट है संसद के द्वारा पारित, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है। NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द्वारका, दिल्ली में है। योगेंद्र नारायण सबसे पहले 1988 में NHAI के अध्यक्ष बने थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं 2022 में संतोष कुमार यादव बने हैं, NHAI के संतोष कुमार यादव। जनवरी 2024 में NHAI ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के तहत कार्य करता है, तो यहाँ पर NRSC, ठीक है, NRSC, ये राष्ट्रीय सुदूर रिमोट जो सेंसिटिव सेंटर है, ये इसरो का सेंटर है। इसके साथ 3 साल के लिए एक MOU किया गया है NHAI और इसरो के मध्य। ये MOU हुआ ताकि जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो सही ढंग से उनकी सैटेलाइट के जरिए विकसित किया जा सके, इन्हें हरित आवरण सूचकांक के तहत। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? कंटेनर बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नावाछेवा पोर्ट भी जिसे कहा जाता है। और ये जो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हैं, ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। आपको पूछ ले भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह, निजी बंदरगाह कौन सा है? मुंद्रा बंदरगाह है ना, भारत का पहला निजी बंदरगाह है और सबसे बड़ा निजी बंदरगाह भी है और सबसे बड़ा एक तरीके से सेकेंड सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है ये, जो गुजरात के कच्छ में। मुंद्रा बंदरगाह कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में, मुंद्रा के पास, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी है? सबसे कम अवधि तक इन विकल्प में से आपको बताना था, तो इन विकल्प में से चंद्रशेखर ने सबसे कम 223 दिन एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। भारत में अब तक जो 14 व्यक्ति प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनकी लिस्ट आपके समक्ष है।
कार्यकाल की अवधि सहित यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो कि सबसे बड़े कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक के भारत के प्रधानमंत्री 16 वर्ष 286 दिन तक रहे हैं। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में सेकंड प्राइम मिनिस्टर है वो एक्टिंग बने थे, गुलजारी लाल नंदा बने थे, जो कार्यवाहक थे, 13 दिन के लिए रहे थे। उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। शुरुआत में 1964 से 66 तक 1 वर्ष 216 दिन रहे लाल बहादुर शास्त्री। उनके बाद गुलजारी लाल नंदा दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये एक्टिंग है, इसके लिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग नहीं की है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर बात करें तो इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री, 1966 से 77 तक रही थी, शुरुआत में 11 वर्ष 59 दिन। उसके बाद चौथे स्थान पर इंदिरा गांधी के बाद आए थे मोरारजी देसाई, जो 2 वर्ष 126 दिन रहे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, उनके बाद आए थे चरण सिंह, जो कि 1979-80 की बात है, 170 दिन रहे थे चौधरी चरण सिंह। यहाँ पर कम उम्र, सबसे कम एक तरीके से टेन्योर का लग रहा है एक्टिंग के बाद। चौधरी चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी, तो यहाँ पर 3 नंबर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1980 से 1984 तक दोबारा यहाँ पर 4 वर्ष 291 दिन रही थी इंदिरा गांधी। दोबारा यहाँ पर इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? सेकंड इंदिरा गांधी जो बनी थी, उसके बाद राजीव गांधी बने थे, 1984 से 89 तक 5 वर्ष 32 दिन रहे। नेक्स्ट यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह रहे 343 दिन। कब रहे? ये 1989 से 90, 343 दिन रहे थे वीपी सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद चंद्रशेखर बने थे 223 दिन, और ये 1990 से 91। फिर पीवी नरसिंह राव बने थे 1991 से 96 तक हैं, 4 वर्ष रहे थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, 1996 की बात है, लेकिन दोबारा ये बने थे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, 6 वर्ष तक रहे थे दोबारा। HD देवगौड़ा उनके बाद बने थे 325 दिन। इंद्र कुमार गुजराल जो विकल्प में था 332 दिन रहे थे, 1997-98, यानी जब आपका जन्म हुआ था कहीं 1996, 97, 98, उस समय इंद्र कुमार गुजराल थे, HD देवगौड़ा थे। इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा, देवता के बाद इंद्र भगवान आए, इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह। उसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 से वर्तमान तक हैं। अभी 2024 के मई तक 10 वर्ष से अधिक यहाँ पर नरेंद्र मोदी का भी टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। सबसे लंबी अवधि तक अपने पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि पर गुलजारी लाल नंदा एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ये रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लेन टी सिबक द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनॉइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में काम में लिया जाता है? तो उपग्रहों में जो संवेदनशील विद्युत घटक हैं उनके लिए ऊष्मा स्रोत, साथ ही साथ उपग्रह के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में भी काम ले सकते हैं। 1940 में इसकी खोज की गई। ये एक्टिनॉइड एलिमेंट है, ग्लेन टी सिबक द्वारा ये खोजा गया है। इसका नाम है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जैसे PU से आप डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक 94 एक्टिनॉइड के अंतर्गत आता है। सिबक ने इसको खोजा था। उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत ऊष्मा स्रोत है। नेक्स्ट अपना सवाल है, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा बिहार राज्य में, बिहार के जहानाबाद जिले की ये गुफा है। बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बाराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में मानव निर्मित ये बाराबर गुफाओं में से एक है लोमस ऋषि की गुफा। इसका निर्माण हुआ था वो दोस्तों 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की अशोक के काल के दौरान हुआ था। मौर्य शासक अशोक के काल के दौरान लोमस ऋषि की गुफा बनी थी, ये बिहार में है। नेक्स्ट अपना सवाल है, मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम बताइए। सबसे लंबी राजमार्ग जो एकल ट्यूब सुरंग है, सिंगल ट्यूब सुरंग है ना, सबसे लंबी अन्य हाईवेज की राजमार्ग की, वो है अटल सुरंग। अब जो अटल सुरंग है इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है, और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग एकल सुरंग एक तरीके से ट्यूब सुरंग है। ये मनाली और किनको कनेक्ट करती है?
लेह को जोड़ती है। मनाली लेह राजमार्ग पर स्थित है, जो लेह को मनाली से जोड़ती है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और ये लेह और मनाली के मध्य की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर देती है सुरंग के बनने से, 9 किलोमीटर की सुरंग बनने से। भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है वो मुरी एल्यूमिनिया संयंत्र, मुरी एल्यूमिना संयंत्र है। ये मुरी वर्क्स भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी है। सबसे पुरानी रिफाइनरी जो एल्यूमिनियम रिफाइनरी की बात हो रही है वो मुरी एल्यूमिनियम रिफाइनरी है। ये दोस्तों कहाँ पर है? ये संयंत्र झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 65 किलोमीटर दूर छोटा मुरी में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। तो ये झारखंड में है दोस्तों, रांची के नज़दीक है। मुरी एल्यूमिनियम संयंत्र भारत का सबसे पुराना रिफाइनरी संयंत्र है एल्यूमिनियम का। 1948 में तत्कालीन भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी इंडल के द्वारा इसे शुरू किया गया है। 2005 में जो ये मुरी एल्यूमिनियम संयंत्र है इसे हिंडाल्को ने अधिग्रहण कर लिया, अपने साथ विलय कर दिया। नेक्स्ट अपना है राजगीर चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? राजगीर चिड़ियाघर, राजगीर चिड़ियाघर है बिहार में, नालंदा जिले में है। 2022 को ये जनता के लिए खोला गया है राजगीर चिड़ियाघर। अगला है किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। दिल्ली में जो कुतुब परिसर है ना, कुतुब परिसर, यहाँ पर ये मस्जिद स्थित है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1193 में बनाया था। तो ये जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के पास कुतुब परिसर में दिल्ली में स्थित है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 को बनाया था। अगला सवाल है किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था? तो ये आपका हो जाएगा 1971 तक। यहाँ पर बात हो रही है हाई कोर्ट की। पहले दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट क्षेत्र था ना वो दिल्ली हाई कोर्ट है, वही उसका क्षेत्र यहाँ पर हिमाचल प्रदेश तक था। 1971 तक हिमाचल प्रदेश का अलग से हाई कोर्ट नहीं था, जो फिलहाल शिमला में 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश का अलग हाई कोर्ट है। तो 1971 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को अपना स्वयं का उच्च न्यायालय प्रदान किया गया, 1971 में किया गया। इससे पहले ये राज्य दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था और उसको प्रतिस्थापित किया गया 1971 में। दिल्ली हाईकोर्ट का शुरू में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों पर अधिकार क्षेत्र था। 1966 में पंजाब को 2 राज्य पंजाब और हरियाणा में विभाजित कर दिया गया और दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हिमाचल प्रदेश तक सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट अपना बात करें हाईकोर्ट की, तो भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है। कितने हैं? प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट नहीं है, कुछ राज्य हैं जिसमें 2 राज्यों में एक हाईकोर्ट भी है, ऐसा संविधान में प्रावधान भी है। आप हाईकोर्ट की बात करेंगे तो 6 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनका एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर नियंत्रण है, यानी एक हाईकोर्ट का एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नियंत्रण। ऐसे टोटल 6 हाईकोर्ट हैं, 25 में से 6 हैं तो पीछे रहे 19 हाईकोर्ट केवल इंडिविजुअल राज्यों के लिए और 6 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक राज्य और यूटी कवर होते हैं। अनुच्छेद 214 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी राज्य का उच्च न्यायालय जरूर होगा। हालांकि अनुच्छेद 231 में ये उल्लेख है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्य और एक यूटी के लिए एक सामान्य हाईकोर्ट हो सकता है। आर्टिकल 231 में ये प्रावधान है, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, आर्टिकल 214 कहता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 6 ऐसे हाईकोर्ट है जो एक से अधिक राज्य और यूटी को कवर करते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक राज्य और यूटी वाले हाईकोर्ट है कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट है ये दोस्तों, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा को, इन 2 राज्य एक यूटी को कवर करता है। महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक ही हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट। साथ ही साथ दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल के लिए कोलकाता हाईकोर्ट। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार का जो हाईकोर्ट क्षेत्र है ना वो कोलकाता, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार का भी कोलकाता है। मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु और पुदुचेरी, इनका जो हाईकोर्ट है वो मद्रास है, तमिलनाडु का मद्रास। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो असम में, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर गुवाहाटी हाईकोर्ट इंपॉर्टेंट है, असम राज्य का है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यानी गुवाहाटी को तो आपको मानना पड़ेगा, यानी 4 राज्यों में एक तरीके से तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा ये माना है नहीं, यहाँ पर M मिजोरम, A असम, N नागालैंड, A अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों में आपने माना है गुवाहाटी को। केरला की बात करें तो एर्नाकुलम हाईकोर्ट केरला में है, केरल और लक्षद्वीप के लिए। केरला में एर्नाकुलम, केरल और लक्षद्वीप। पंजाब हरियाणा के लिए जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, पंजाब हरियाणा इन चंडीगढ़ के लिए।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट अभी एक ही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर अंतिम सवाल आपके समक्ष, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? अब भारत का जो गणतंत्र दिवस होता है ना, उसमें विदेशी मेहमान आते हैं। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को वही फहराते हैं, और विदेशी मेहमान एज ए चीफ गेस्ट आते हैं गणतंत्र दिवस भारत में प्रतिवर्ष। तो पहला जो गणतंत्र दिवस हुआ था 1950 की बात है, उस समय भारत के मुख्य अतिथि कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, नाम है सुकर्णो आए थे। सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस में ये चीफ गेस्ट थे। अब यहाँ पर बात करूँ लेटेस्ट की, तो 2021-22 में कोविड के कारण कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। 2023 में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल सिसी चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, इजिप्ट के राष्ट्रपति। 2024 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन आए थे। अब देखिए, क्या ये प्रतिवर्ष इस प्रकार से चीफ गेस्ट के रूप में विदेशी नागरिक आते हैं? ऐसा नहीं है। बीच में आप देखेंगे डिसकंटिन्यू हो गया 2021-22 के, बाकी 1955 के बाद कंटिन्यू ये हो रहा है प्रतिवर्ष। 1950 अब एक फिक्स जगह हो गई है। आपको बता दूं, आज़ाद भारत ने पहली बार 26 जनवरी 1950 को अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया। पुराना किला के सामने स्थित इरविन स्टेडियम में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की गई। अभी गणतंत्र दिवस समारोह है, ये कहाँ पर होता है? तो ये कर्तव्य पथ पर इसकी परेड होती है। पहले इसे राजपथ कहा जाता था। तो पुराना किला के सामने, अब वर्तमान में कंटिन्यू ये कर्तव्य पथ या फिर राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह होता है। लेकिन 1950 में जब गणतंत्र दिवस स्टार्ट हुआ, उस समय ये यहाँ पर राजपथ पर नहीं हुआ करता था समारोह। 1950 से 54 तक क्रमशः इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला, रामलीला मैदान यहाँ पर हुआ था। तो आज़ाद भारत ने पहली बार जो अपना गणतंत्र दिवस मनाया था, वो किस जगह पर मनाया था? तो पुराना किला के सामने स्थित इरविन स्टेडियम में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। इरविन स्टेडियम याद रखना है। वर्तमान में इस जगह चिड़ियाघर है। इरविन स्टेडियम के बाद में नेशनल स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता है। 1955 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन किया गया। पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड 1950 में नहीं, 1955 में शुरू हुई थी, और विदेशी मेहमान बुलाने की परंपरा भी 1950 में ही शुरू की गई थी। पहले मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो शामिल किए गए थे। तो ये ऐसे 33 सवाल हैं जो अलग टाइप से हटकर पूछे गए हैं। डायरेक्टली आप कहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से, इन सेक्शन से, साइंस से डायरेक्टली नहीं आए हैं। थोड़ा और वाइड, विविध, भिन्न प्रकार के सवाल। ये सवाल आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जरूर क्लिक करके जोड़ देना, ऐसी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज लगाना चाहते थे, अभी भी मौका है। टीटीजी के कूपन कोड से ऑफर चल रहा है, लाभ उठा सकते हो, अपनी तैयारी को परख सकते हो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको 1 साल की वैलिडिटी में मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, उन पर आधारित सारे टेस्ट हैं ना, वो भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के तो है ही है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।